नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह में पचंबा स्थित बस डिपो जमीन का हाई प्रोफाइल मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इस जमीन को लेकर कई सालों से दो पक्षों में तनाव बना हुआ है। एक पक्ष इस पर आज काम करवाने के लिए अपने लोगों के साथ पहुंचा तो दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। इस दौरान शुरू हुई बहसबाजी को देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इसमें दोनों पक्ष के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। इतना ही नहीं, लाठी डंडे भी चलाए गए। हैरत की बात रही कि पूरा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हुआ। हालांकि इस हिंसा में कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पत्थरबाजी की वजह से अगल बगल के दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से वहां पर स्थिति तनावपूर्ण अभी बनी हुई है, जहां पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और पुलिस की टीम के सामने ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। सारा ईटा पत्थर ऐसा चलाया कि मतलब जानलेवा हमला मतलब किया गया और लगता है कि अब यहाँ जीना हराम हो गया, ऐसा कर दिया। क्या है मामला? 2000 आदमी है डिपो में, 17 एकड़ 52 डिसमिल बोलो। और ये जमीन जिसका है उससे फैसला करिए। पहले मेरे देखिए क्या हाल कर दिया, क्या हुआ, पूरा बर्बाद कर दिया मेरा सामान। किया होटल में। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र। कौन लोग पत्थरबाजी किया है? आप कौन किया? हमने मांगे सब आगे पत्थरबाजी किया मेरा दुकान में। देखिए हम होटल में गरीब आदमी, हम लोग खाना कैसे लोग उन्हें। क्या है मामला, क्या है? हमको कुछ नहीं मालूम है क्या है नहीं है, मगर होटल में पत्थरबाजी क्या बताइए कितना नुकसान हो गया। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बस डिपो जमीन का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। पहले से भी ये मुद्दा गर्माता रहा है और एक बार फिर से दो पक्षों में कई साल के बाद हिंसक झड़प यहाँ पर देखने को मिली है। सबसे पहले दोनों पक्ष के लोग वहां पर पहुंचे थे। दोनों के बीच पहले बहसबाजी हुई। बहस देखते ही देखते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात ईंट पत्थर तक पहुंच गई और ईंट पत्थर के जरिए एक दूसरे पर हमला किया गया। आसपास के दुकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और जो दुकानदार हैं वो अब वहां पर मौजूद होकर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी दुकानों के सारे सामान को तोड़फोड़ कर दिया गया है। और इसी बीच झारखंड की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में बना तीसरा मोर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड की राजनीति से ये सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। झारखंड में तीसरा मोर्चा बना है। आजसू के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे का गठन हुआ है। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा में 5 विधायक शामिल हैं। आजसू के साथ एनसीपी और 2 निर्दलीय विधायक साथ आए हैं। सुदेश महतो, लंबोदर महतो, सरयू राय, कमलेश सिंह और अमित यादव शामिल हैं। ये 5 विधायक जो एक साथ मिलकर सामने आए और तीसरे मोर्चे का गठन हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ी खबर अभी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां तीसरे मोर्चे का गठन हुआ है। ऐसे 5 विधायक जो है वो साथ आए हैं। एक सदस्य के साथ साथ एक चिंतक भी है, राजकीय बार चिंता है, विषयों को ज्यादा बेहतर रूप से रख सकते हैं। प्रशासनिक रूप से रह चुके हैं। डॉक्टर लंबोदर महतो जी का एक अनुभव है, मंत्री जी रहे हुए हैं लंबे समय से, कमलेश जी रहे हुए हैं, इनका भी ये दूसरा ही है, इनके फादर भी एमएलए रहे हैं। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि सबकी एक बनी हुई है। अब इस पृष्ठभूमि पे विषय और दायरा में बांध के रखना अच्छा नहीं होगा, इसलिए दायरे से बाहर जाकर कई चीजें हैं जिसको जगह नहीं मिल पाती है, विपक्ष के रूप में नहीं मिल पाती है। सबके अपने दलीय मुद्दे होते हैं, तो कभी कभी जो आवाम का बड़ा मुद्दा कभी दलीय मुद्दे के आगे खत्म हो जाता है। इसलिए आपने पिछला हाउस देखा होगा, पिछले पूरे सत्र में आपने हाउस किस रूप से चला है उसको भी तो चिंता करिए। तो उस समय क्या राज्य के मूल विषय आने नहीं चाहिए? आने चाहिए। इससे क्या होता है, सत्ता पक्ष को भी आसानी हो जा रहा है। सत्ता पक्ष भी कुछ ऐसे विषयों के साथ निकल जा रहे हैं जो शायद उनके दायित्व को इजी लग रहा है उनको। आज के जैसे स्पीकर साहब भी कभी कभी नेतृत्व करते हैं, अच्छा
अच्छा चला रहे हैं, अभी भी अच्छा चला रहे हैं, लेकिन गंभीर विषयों पर उनको भी समय देने पर बाध्य तो हम कर सकते हैं इस राज्य के हित में। आपका क्या ऐसा नहीं आपका नहीं, ये न भारतीय जनता पार्टी को आपका alliance है। न हम किसी को मैं झारखंड के विषय को नेतृत्व करने के लिए 5 प्रतिनिधि एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से पहल करेंगे, इसका सार इतने रखिए। राय साहब का एक सवाल था। नहीं, हम लोग 3-4 महीने से इस पर बात कर रहे हैं। इसकी घोषणा का आज का समय है। पहले सुदेश जी घर में बैठ चुके हैं, सदन में कई बार हम लोग आपस में चर्चा कर चुके हैं। अब ये संयोग है कि आज इसको हम लोग सार्वजनिक कर रहे हैं। हम लोग कोई मुहूर्त दे के भी नहीं किया है कि कितना बजे शुरू किया है, ताकि हम लोग उसका क्या कहते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से भी हम लोग ठीक करा लें। ये जो समय है वो समय है, और हम लोगों ने काफ़ी चिंतन के बाद इसको आज घोषित किया है। अचानक किसी राजनीतिक कारण से या किसी प्रभाव से नहीं हुआ। एक सवाल है मेरा, एकदम छोटा सा। ऐसा है पांडे जी, इन जनरल क्वेश्चंस को तो ज्यादा ये नहीं देना चाहिए। आपके मन में जो चीजें आएंगी और हर चीज का मैं जवाब देते रहूं, ऐसा नहीं। मैं क्या करने जा रहा हूं, ये दल क्या करने जा रहा है, ये मोर्चा क्या करने जा रहा है, मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया। बाकी तो आपको बड़ा अनुभव है इन चीजों को खोलने का, और आपने राय जी का वो ये नहीं देखा होगा। सभी लोग एक मत में है कि जो भूमिपुत्र हैं इनके लिए स्थानीय नीति बने और खतियानाधार बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं। बोल दीजिए 2 सप्ताह ही हम सारे मुद्दों पर अपना विचार बनाएंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। सुदेश महतो यहां पर बोलते हुए आपको नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये जो तीसरा मोर्चा है वो अब एक झारखंड की जनता के सामने नया विकल्प नए तरीके से सामने आया है। हमारे साथ झारखंड के संपादक संतोष कुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संतोष जी, ये तीसरा मोर्चा अब तक की सबसे बड़ी खबर झारखंड की राजनीति को लेकर, और ये तीसरा मोर्चा आखिर कितना असरदार होगा? देखिए, विधानसभा के अंदर जब कोई मुद्दा आता है, उस मुद्दे पे बातचीत करनी होती है तो संख्या के बल पे लोगों को समय निर्धारित की जाती है। ऐसे में इन लोगों के पास संख्या बल नहीं था, सब अलग अलग बिखरे हुए थे। इस वजह से जब कोई मुद्दा आया तो फिर किसी को 2 मिनट, किसी को 3 मिनट, किसी को 1 मिनट, इस तरीके का वक्त मिलता है संख्या के आधार पे। तो अब ये एक मोर्चा बनाकर अब मोर्चे के आधार पे वक्त मांगना, और उसको देखना पड़ेगा विधानसभा में अध्यक्ष इसको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि अभी भी यह मोर्चा गठन किया है। और इन लोगों की अगर माने, इन लोगों की जो बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी बात कही है सुदेश महतो ने, उसको लेकर ये साफ लगता है कि इन्हें वक्त नहीं मिल रहा था, ये अपनी बात को सदन के अंदर रख नहीं पा रहे थे। चाहे मुद्दा भाषा को लेकर हो, चाहे मुद्दा यहाँ पर आरक्षण को लेकर हो, उन मुद्दों को लेकर जब पार्टी की संख्या नहीं है तो फिर सदन के अंदर इनको बोलने का उतना मौका नहीं मिल रहा था। और ये सब ये कह रहे हैं, ये इनकी बातों से ये बात साफ लगती है कि ये कहते हैं कि ये पूरे राज्य का नुमाइंदा कर रहे हैं, और ऐसे में 3 मिनट और 2 मिनट का वक्त इनके लिए बहुत कम पड़ रहा था। इसलिए इन लोगों ने ये 2 निर्दलीय विधायक और एनसीपी के साथ मिलकर आजसू के नेतृत्व में ये एक बनाया है मोर्चा, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा इसका नाम दिया है। सरयू राय जैसे सीजन पॉलिटिशियन भी हैं। सरयू राय जब से बीजेपी से अलग हुए उनकी पहचान ही लगभग खतरे में पड़ गई है, तो एक तरीके से अपनी पहचान बचाने के लिए भी। और दूसरी चीज ये देखिए कि राज्य के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वक्त इनको ज्यादा मिलेगा। अगर लोकसभा स्पीकर इसको मानते हैं तो फिर सदन के अंदर बात रख सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो इस मोर्चे का जितना चर्चा जरूर होगी, लेकिन सरकार की सेहत पे बहुत ज्यादा असर पड़ता दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पर क्या पहले से ही जो पार्टियां हैं वो तो अलग अलग चुनौती देती ही आ रही हैं, लेकिन खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो क्या बीजेपी के लिए एक ये बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? नहीं, देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती साबित नहीं होगी। ये जितने भी लोग हैं ये सारे बीजेपी के सहयोगी हैं। सुदेश महतो एनडीए के सदस्य हैं। एनडीए में रहते हुए भी ये यहाँ पर एक तरीके से अलग मोर्चा बनाया है। ये बीजेपी के लिए एक तरीके से हाँ खतरा जरूर कह सकते हैं। आगे की रणनीति अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आजसू की बैठक होगी आगे आने वाले समय में, तो अब बार्गेनिंग बड़ी होगी, क्योंकि ये 5 विधायक अभी हैं और आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि दूसरी खबर इस खबर के साथ साथ ये भी है कि एनडीए से अलग होकर आपने बनाया है। मतलब एनडीए में आजसू पार्टी थी पहले, लेकिन अब ये अलग हटकर इन्होंने अपना लोकतांत्रिक
मोर्चा जी बनाया है। बिल्कुल संतोष जी, देखिए टाइमिंग का भी थोड़ा सा इस पर असर होता है, जैसे कि अभी बजट सत्र चल रहा है और उस वक्त में ये ऐलान किया गया है, तो क्या इस ऐलान का बजट सत्र पर भी कोई असर दिख सकता है क्या? नहीं, बजट सत्र पर इसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ेगा। वैसे किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सदन के अंदर इनको वक्त थोड़ा सा मिल सकता है। आपस में मान लीजिए अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं भी अभी इस पर फैसला लेते हैं, उनकी सहमति नहीं भी होती है, तो आपस में जो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करके होता है, तो 7-8 मिनट किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए वक्त मिल जाएगा। इससे ज्यादा इस मोर्चे का बहुत ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन और दूसरी तरफ देखें तो सरकार की सेहत पर भी इस मोर्चे से बहुत ज्यादा कोई असर पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा। सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है और उस संख्या बल के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये अपनी बात उसके बीच में अपनी मजबूती से रखने में कामयाब हो सकते हैं। इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष जी। बढ़ते आगे, सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर लड़की को छेड़ना सरायकेला के आदित्यपुर के एक युवक को महंगा पड़ गया। पीड़ित युवती ने आदित्यपुर इलाके में आकाशवाणी चौक के पास मनचले की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। वहीं मामले की जानकारी जब राहगीरों को मिली तो मौका देखकर उन्होंने भी अपने हाथ साफ कर लिए। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और अपने साथ थाने ले गई। युवती ने बताया कि युवक हर दिन उसे अश्लील मैसेज भेजा करता था। फिलहाल पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई है, जहां युवक से पूछताछ की जा रही है। लोहरदगा में भाकपा माओवादी का गढ़ माने जाने वाले बुलबुल जंगल के क्षेत्रों में पुलिस का अभियान सफल रहा। 8 फरवरी से चले अभियान में पुलिस को भारी सफलता हाथ लगी। लोहरदगा से जहां 9 नक्सली गिरफ्तार किए गए, वहीं लातेहार और पलामू से 2 इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। तो मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी नक्सली दिनेश नागेसिया मुठभेड़ में ढेर हुआ। पुलिस के ऑपरेशन के बाद नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रहे हैं और बुलबुल जंगल छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बुलबुल जंगल को अपने कब्जे में ले लिया है और नक्सलियों के सफाई के लिए नजर बनाए हुए हैं। पुलिस की ओर से नक्सलियों से सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटने की भी अपील की जा रही है। अभियान में जो सक्सेस मिली है उसके बाद नक्सली जो है वो बैकफुट पे गए हैं और जो हम लोगों का फोर्सेज है वो नक्सलवाद के अगेंस्ट है, किसी पर्सन विशेष के अगेंस्ट नहीं है। तो अगर नक्सलवाद हटता है या फिर कोई जो ऐसा कोई ग्रामीण भी हो या फिर कोई नक्सली हो जो नक्सलवाद को अपना रहा है या नक्सलवाद के नक्शे कदम पे चल रहा है और वो वापस चाहता है कि हम नक्सलवाद को छोड़कर वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं, तो हम लोग उसका पूरा तरीके से स्वागत करते हैं कि आप मुख्य धारा में आइए, आप सरेंडर करिए, सरेंडर पॉलिसी है उसके लिए। और इस अभियान में जैसा कि सभी को जानकारी है अप्रत्याशित सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को और निश्चित तौर पे इनके जो कैडर अरेस्ट हुए हैं, चाहे एक दुर्दांत नक्सली मारा गया है तो ये कमजोर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो बचे कुछ लोग भी हैं उनको बहुत जल्दी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से झारखंड में भी बीजेपी के विधायक उत्साहित दिख रहे हैं। इस उत्साह को दिखाने के लिए आज बीजेपी विधायक भगवा वस्त्र पहनकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से विधानसभा परिसर गूंज उठा। बीजेपी विधायकों ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को जनता के साथ राम और रोटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के कामों की जीत बताया। साथ ही 2022 की जीत को 2024 के आम चुनावों की पटकथा लिखना बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय हो गई है कल के परिणाम से। वो देश की जो जनमानस है उसमें नए उत्साह का संचार किया है। झारखंड की जो जनता है उससे वो भी बहुत उत्साहित है और हम उनके नुमाइंदे, हम उनके प्रतिनिधि हैं। उनके भावना को व्यक्त करने के लिए आज हम सब लोग केसरिया रूप में यहाँ आए हैं, भगवा रूप में यहाँ आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आने वाला समय में भी झारखंड भी भगवामय होगा। पूरे झारखंड के लोग आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आज पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने स्वीकारा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे, आज तय है कि आने वाला कुछ ही दिनों में भारत विश्व गुरु बनेगा। राम और रोटी, राम के साथ साथ अपनी आस्था, अपनी विरासत को जो संजो के भारतीय जनता पार्टी ने 500 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर का समाप्त किया और जनता की आकांक्षाओं पर चारों राज्यों में खरा उतरने का काम किया। चाहे वो
भ्रष्टाचार मुक्त हो, चाहे माफिया राज खत्म हो। इस तरह से ये जो जीत है ऐतिहासिक है और आने वाला समय झारखंड में पूरा भगवा होगा, ये हम लोग का पूरा विश्वास है। भगवा प्रतीक है सनातन संस्कृति का और उस महान परंपरा का जिसके संवाहक हम लोग हैं। इस पे किसी प्रकार से हम लोग के मन में कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा गर्व होना चाहिए। और इस गर्व के कारण ही आज सभी गरीब, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासियों के जीवन में उत्थान का काम मोदी जी ने अंत्योदय के माध्यम से लिया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की होली इस बार रिम्स में ही गुजरेगी। आज झारखंड हाईकोर्ट में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई थी, लेकिन इस पर सुनवाई आज टल गई है। अब जमानत याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर निचली अदालत से रिकॉर्ड की मांग की गई। इस बीच सीबीआई जमानत याचिका पर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि लालू की जमानत याचिका पर फाइनल बहस 1 अप्रैल को हो सकती है। आज केस एडमिट हो गया, लोअर कोर्ट रिकॉर्ड के लिए आदेश हो गया है और 1 अप्रैल को जो है उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए फाइनल बहस के लिए रहेगा। और इस बीच में अगर सीबीआई को हमारा जो बेल पिटीशन जो फाइल हुआ है उसका कोई जवाब देना तो इस बीच में वो दे देंगे। तो सर ये कहा जा सकता है जो अगला डेट मिल रहा है, हाँ, तो सुनवाई शुरू होगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को ही सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। तो उस दिन से सुनवाई शुरू होगी, बहस शुरू होगी? हाँ, बहस नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए होगा। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर फैसला अब 1 अप्रैल को होगा। इसे लेकर लालू के करीबी और समर्थकों में मायूसी दिख रही है। पिछले बार भी आप लोग देखे होंगे रिम्स में ही थे, इसके पहले आपको होटवार में जेल में थे, तो निश्चित रूप से लगातार जेल में ही होली बीत रहा है। लेकिन आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का होली विश्व प्रसिद्ध है। एक तरफ आप भगवान कृष्ण का जो मथुरा में होली होता है, वृंदावन में होली होता है, एक लालू जी के यहाँ होली होता है। तो हम लोग वही आशा करते थे कि हमारे नेता इस बार आएंगे तो पूरा उमंग उत्साह के साथ सारे कार्यकर्ता परिवार के लोग होली मनाएंगे। तो निश्चित रूप से मायूसी तो है ही। शिक्षा विभाग की ओर से सभी विधायकों को कल साइकिल भेंट की गई थी। साइकिल तो दी गई थी विधायकों को चलाने और अपने सेहत को सुधारने के लिए, लेकिन इसे कई विधायक अपनी महंगी गाड़ियों में लादकर अपने साथ ले गए। इस मुद्दे पर जब विधायकों की राय जानी गई तो विधायक अपनी सफाई देते हुए दिखे। ये साहब तो साइकिल की बात कर रही है, तो दारू बांटने की तैयारी कर दी। घर घर में डोर स्टेप डिलीवरी के पैटर्न पर घर घर में दारू बेचने की तैयारी हो रही है। नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है कि साइकिल वितरण हो रहा, लेकिन ये जानकारी कि सरकार दारू बांटने की तैयारी कर रही है। ढोक ले जाता क्या? अरे कोई चीज में तो ले ही जाएगा ना यार। लेकिन कितना भी महंगा गाड़ी में चलो, अगर सुबह में आधा 1 घंटा साइकिल चलाते हो तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। देखिए, स्नेह से जो भी गिफ्ट मिले उसको हम स्वीकार करते, ये हमारे संस्कार में है, इसलिए हमने स्वीकार तो किया है। लेकिन माननीय मंत्री जी को ये सुझाव देना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है उसे वो लाने का काम करें। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के